सोचो आपको एक चॉकलेट चाहिए, लेकिन आपके पास देने के लिए सिर्फ एक पेन है। अब अगर शॉपकीपर को पेन नहीं चाहिए तो क्या आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी? आज ना हम लोग टाइम ट्रैवल करने वाले हैं, उस दुनिया से जहां पैसा था ही नहीं, सीधा आज की बैंकिंग दुनिया तक का सफर तय करेंगे। रेडी हो? चलो। तो ये है हमारा आज का सफर। हम स्टार्ट करेंगे बिना पैसे की दुनिया से, फिर मनी के सुपर पावर को समझेंगे। विल क्रैक द कोड ऑफ अ बैंक्स बिजनेस मॉडल, देखेंगे क्रेडिट हीरो है या विलन, लोन लेने के 2 रास्ते एक्सप्लोर करेंगे, और एंड में विल सी कि गरीबों का अपना बैंक कैसा होता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सेक्शन 1, बिना पैसे की दुनिया। चलो आंखें बंद करके इमेजिन करो, एक पुराना बसलिंग मार्केट प्लेस। कोई कैश नहीं, कोई कार्ड्स नहीं, सिर्फ लोग हैं, उनके हाथ में उनका सामान। हर तरफ शोर, कंफ्यूजन, सब एक दूसरे से चीजें एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कैन यू फील द केओस? ऐसे ही चलती थी लाइफ विदाउट मनी। तो इस सिस्टम का नाम था बार्टर सिस्टम। सिंपल फंडा, सामान के बदले सामान। लेट्स से एक शू मेकर है, उसे गेहूं चाहिए। वो एक किसान के पास जाता है और बोलता है, भाई ये जूते ले लो और मुझे थोड़ा गेहूं दे दो। अब अगर उस किसान को जूतों की जरूरत है तब तो वाओ, डील पक्की, मजा आ गया। लेकिन व्हाट इफ? यहीं पर आती थी सबसे बड़ी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसका एक फैंसी नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इट्स सिंपल। इसका मतलब है कि जो आप बेचना चाहते हो, सामने वाले को ठीक वही चीज खरीदनी होनी चाहिए, और जो उसके पास है आपको ठीक वही चीज चाहिए। एक नहीं, डबल कोइंसिडेंस, तभी बात बनेगी। इसको ना स्कूल से समझते हैं। इमेजिन करो आपके टिफिन में है गर्मा गर्म आलू पराठे, बट आपका मन कर रहा है नूडल्स खाने का। तो आपका मिशन क्या है? सिर्फ उस बंदे को ढूंढना नहीं जिसके पास नूडल्स हैं। नहीं, आपको वो बंदा ढूंढना है जिसके पास नूडल्स हैं एंड जिसको आपके आलू पराठे ही चाहिए। कितना मुश्किल है, राइट? दैट माय फ्रेंड्स इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इन एक्शन। तो अब आती है एंट्री हमारे हीरो की, जिसने इस सारी कंफ्यूजन को सॉल्व कर दिया। सेक्शन 2, मनी का सुपर पावर। मनी ने क्या किया? उसने एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले किया, बेसिकली एक कॉमन मिडिल मैन। अब आपको आलू पराठे के बदले नूडल्स वाले को नहीं ढूंढना। अब आप आलू पराठे किसी को भी बेचो, पैसे लो और उन पैसों से जिससे मर्जी नूडल्स खरीद लो। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन जैसा पैसा आज दिखता है वैसा हमेशा से नहीं था। इसकी भी एक एवोल्यूशन की स्टोरी है। एंशिएंट टाइम्स में लोग अनाज और पशु लाइक कैटल यूज करते थे। कैन यू इमेजिन काऊ को मार्केट ले जाना? फिर अराउंड 600 BC एंट्री हुई प्रेशियस मेटल कॉइन्स की, गोल्ड, सिल्वर, मच इजियर टू कैरी। फिर 7th सेंचुरी में पेपर नोट्स आए, और आज हम मॉडर्न करेंसी और डिजिटल पेमेंट्स के एरा में हैं। हर स्टेप पर मनी बस बेटर, फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट होता गया। बट वेट अ सेकेंड, एक सवाल है, जरा सोचो, ये जो 500 का नोट है, ये है क्या? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, राइट? इसकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, ना इसे खा सकते हो ना पहन सकते हो। तो फिर हम सब इसे इतनी वैल्यू क्यों देते हैं? क्यों मानते हैं कि इस कागज के टुकड़े से हम कुछ भी खरीद सकते हैं? वेल, इस कागज के टुकड़े पर हमारा ट्रस्ट इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक प्रॉमिस है, एक सॉलिड गारंटी। देखो, इसे ऑथराइज करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, और कोई भी, आई रिपीट, कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रिंट नहीं कर सकता। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लीगली इंडिया में कोई भी रुपीज में पेमेंट एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। दैट इज इट्स रियल पावर। ओके, तो पेपर करेंसी तो समझ आ गई, बट आजकल मनी का एक और सुपर पॉपुलर फॉर्म है, वो पैसा जो हमारे बैंक अकाउंट्स में पड़ा है। इन्हें कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। नाम सही सोचो, डिमांड डिपॉजिट, मतलब ये वो डिपॉजिट्स हैं जिन्हें आप अपनी डिमांड पर, यानी जब भी आपको जरूरत हो, निकाल सकते हो। सो इट्स बेसिकली मनी जस्ट इन अ डिजिटल फॉर्म। और इन डिमांड डिपॉजिट से मिलती है एक और सुपर पावर, अ चेक। चेक क्या है? सोचो, ये एक पेपर है जो सीधा आपके बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है। आप उस पर लिखते हो, हे बैंक, मेरे अकाउंट से इतना पैसा इस इंसान को दे दो। आप नाम लिखते हो, अमाउंट लिखते हो, साइन करते हो, और बस बैंक आपका काम कर देता है। बड़े पेमेंट्स के लिए कैश कैरी करने का झंझट ही खत्म। सो सेफ, सो इजी। ऑलराइट, सेक्शन 3, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बैंक का बिजनेस मॉडल। हम सब अपना एक्स्ट्रा पैसा, अपनी सेविंग्स बैंक में रखते हैं, राइट? बट कभी सोचा है बैंक उस पैसे का एक्चुअली करता क्या है? क्या वो सारा कैश एक बड़े से वॉल्ट में लॉकर के बैठा रहता है? एब्सोल्युटली नॉट। और उनका असली बिजनेस मॉडल आपको शायद सरप्राइज कर देगा। सोचो, बैंक एक पानी की टंकी है। हम सब यानी डिपॉजिटर्स अपनी एक्स्ट्रा सेविंग्स इस टंकी में डालते हैं।
अब बैंक क्या करता है, वो उसका एक छोटा सा पोर्शन, लेट्स से अबाउट 15% अपने पास कैश रखता है। क्यों? ताकि जब आप एटीएम से पैसे निकालने जाओ तो वो अवेलेबल हों। बट द मैजिक इज इन द रेस्ट ऑफ द 85%। ये मेजर पोर्शन बैंक लोन्स की तरह आगे दे देता है उन लोगों को जिन्हें उसकी ज़रूरत है। यही पैसे का आना जाना ही उनका बिजनेस है। तो वो इससे कमाते कैसे हैं? इट्स ऑल अबाउट द इंटरेस्ट गेम। देखो, जब बैंक किसी को लोन देता है तो उनसे एक हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, फॉर एग्जाम्पल 10%। लेकिन जब वो आपके डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट देता है तो वो रेट लोअर होता है, फॉर एग्जाम्पल 4%। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है 10-4 यानी 6%, यही है बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम। सिंपल राइट, बट ब्रिलियंट। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, क्रेडिट यानी उधार या लोन। ये एक ऐसी चीज है जो किसी की जिंदगी बना भी सकती है और बिगाड़ भी। इट कैन बी अ हीरो और अ विलन। आइए इसके दोनों चेहरे देखते हैं दो अलग अलग कहानियों से। एक तरफ है सलीम, एक शू मेकर। उसे एक बड़ा फेस्टिवल ऑर्डर मिलता है। वो लोन लेता है, मटेरियल खरीदता है, ऑर्डर पूरा करता है, लोन चुका देता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाता है। यहां क्रेडिट एक हीरो बन गया। अब देखिए स्वप्ना की कहानी। वो एक फार्मर है, खेती के लिए लोन लेती है, पर बदकिस्मती से फसल खराब हो जाती है। वो कर्ज के एक ऐसे जाल में फंस जाती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यहां क्रेडिट एक विलेन बन गया। और इस सिचुएशन को, इस जाल को कहते हैं डेट ट्रैप, कर्ज का चक्रव्यूह। ये एक ऐसी साइकिल है जहां आप एक पुराना लोन चुकाने के लिए एक नया लोन लेते हो और इसमें फंसते ही चले जाते हो। इससे बाहर निकलना बहुत बहुत पेनफुल हो सकता है। अब जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो वो आपसे गारंटी मांगते हैं। आम भाषा में कहते हैं गिरवी रखना, और इसका ऑफिशियल टर्म है कोलैटरल। ये आपकी कोई एसेट हो सकती है, जैसे जमीन, घर या गाड़ी। बेसिकली ये बैंक के लिए एक अश्योरेंस है कि अगर बाई चांस आप लोन नहीं चुका पाए तो वो इसे यूज करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो हर लोन के ना कुछ रूल्स होते हैं। इन्हें कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन्हें याद रखने का एक आसान तरीका है, सोचो डोकोमो इंटरनेट। DO फॉर डॉक्यूमेंटेशन, CO फॉर कोलैटरल, MO फॉर मोड ऑफ रीपेमेंट और इंटरनेट फॉर इंटरेस्ट रेट। ये चार चीजें ही मिलकर किसी भी लोन का पूरा अग्रीमेंट बनाती हैं। ओके, तो अब सवाल यह है कि लोन लें तो लें कहां से? मोटे तौर पर इसके दो रास्ते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग सेक्टर्स। लेट्स ब्रेक देम डाउन। एक तरफ है फॉर्मल सेक्टर। इसमें आते हैं बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जिन्हें RBI सुपरवाइज करता है। यहां इंटरेस्ट रेट्स कम और फिक्स्ड होते हैं, सारी टर्म्स क्लियर और ट्रांसपेरेंट होती हैं। दूसरी तरफ है इनफॉर्मल सेक्टर, यानी मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स एटसेट्रा। यहां कोई सुपरविजन नहीं होता, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स आसमान छू सकते हैं और टर्म्स, वो आपको डेट ट्रैप में फंसाने वाली भी हो सकती हैं। एक रास्ता सेफ है, दूसरा आसान बट बहुत ज्यादा रिस्की। अब ये डेटा देखिए, ये आपको शॉक कर देगा। हमारे रूरल एरियाज में जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं, उनके 85% लोन्स रिस्की इनफॉर्मल सेक्टर से आते हैं। सिर्फ 15% लोग ही सेफ फॉर्मल बैंक लोन्स तक पहुंच पाते हैं। ये एक नंबर हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा चैलेंज दिखाता है। यहां 1 मिनट के लिए पॉज लेते हैं। थोड़ा सोचो, अगर सबको पता है कि इनफॉर्मल लोन्स इतने रिस्की हैं, तो फिर इतने सारे लोग, खासकर गरीब परिवार, वहीं से लोन क्यों लेते हैं? व्हाट डू यू थिंक? पॉज करके नीचे कमेंट्स में अपना रीजन जरूर लिखिए। तो इसका जवाब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में है। पहली बात, कई गांव में तो बैंक्स हैं ही नहीं। दूसरा, बैंक से लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स और कोलैटरल चाहिए, जो अक्सर गरीब लोगों के पास नहीं होता। प्रोसेस भी लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इसके आगे एक मनी लेंडर बिना ज्यादा पेपरवर्क के आसानी से लोन दे देता है। आसानी, लेकिन बहुत महंगी कीमत पर। सो व्हाई डज ऑल ऑफ दिस मैटर? क्योंकि सस्ता और आसानी से मिलने वाला क्रेडिट किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए फ्यूल की तरह है। जब लोगों को सही शर्तों पर पैसा मिलेगा, तभी तो वो खेती में, नए बिजनेस में या अपने बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जब वो ग्रो करेंगे तो पूरा देश ग्रो करेगा। तो इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इंटरेस्टिंगली, एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन कम्युनिटी के अंदर से ही निकल कर आया है, एंड दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs। ये एक तरह से गरीबों के लिए गरीबों के द्वारा बनाए गए बैंक हैं। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। इसका मॉडल ब्यूटीफुली सिंपल और इफेक्टिव है। देखिए, 15 से 20 लोग, अक्सर औरतें, एक ग्रुप बनाकर रेगुलरली थोड़े थोड़े पैसे सेव करते हैं। ये सारी सेविंग्स एक कॉमन फंड में पूल की जाती हैं। फिर जब ग्रुप के किसी मेंबर को ज़रूरत पड़ती है तो इस फंड से बिना कोलैटरल के बहुत ही रीजनेबल ब्याज पर लोन मिल जाता है। और जब ये ग्रुप रेगुलरली सेविंग करता है तो बैंक्स भी उन पर ट्रस्ट करके उन्हें लोन देने लगती हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है?
ये गरीबों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोलैटरल की कमी को सॉल्व कर देता है। वो अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को जोड़कर आपसी भरोसे का एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिस पर अब बैंक भी विश्वास कर सकता है। इससे खासकर रूरल विमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रही हैं। तो हमारी कहानी शुरू हुई सामान के बदले सामान से और अब आकर पहुंची है कम्युनिटी बैंकिंग पर। यह सफ़र हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पैसा और बड़े बड़े बैंक हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या कम्युनिटी की ताकत और आपस का भरोसा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व